अखंड ज्योति नवंबर 2021। शीर्षक है नालंदा का स्वर्णिम इतिहास। आज संसार के संपन्न और सुसभ्य कहलाने वाले देशों के लोग जब जंगलों में भटकते हुए अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे थे, उस समय भारत में उच्च कोटि के सांस्कृतिक केंद्र और विद्यापीठ विकसित थे। तक्षशिला, उज्जैन और नालंदा जैसे ज्ञान विज्ञान के अनेक प्रतिष्ठित केंद्र यहाँ स्थापित थे। यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों में, जैसे उत्तर में तक्षशिला, मध्य में उज्जैन और पूर्व में नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में उच्च कोटि की शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती थी। मगध साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त ने शिक्षा प्रचार और विभिन्न विधाओं के विकास के लिए नालंदा की स्थापना की थी। ऐसे लिखित प्रमाण मिलते हैं कि तथागत बुद्ध के जीवन काल में भी नालंदा एक सांस्कृतिक केंद्र था, किंतु उनके समय में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। विश्वविद्यालय और एक महान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नालंदा का प्रमाणिक विवरण चीनी यात्री हेन सोंग के यात्रा वृत्तांतों से प्राप्त होता है। वह चीनी यात्री जिज्ञासु था और हर चीज को जानने की चाह रखता था। उसने तत्कालीन भारत के कई नगरों और सांस्कृतिक केंद्रों की यात्राएं की थी। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में कई महीने रहकर भैंसांग ने संस्कृति तथा पाली भाषाओं की जानकारी प्राप्त की एवं फिर वैशाली तथा बोध गया होते हुए नालंदा पहुंचा। करीब 635 ईस्वी के आसपास वह नालंदा में विद्या अध्ययन करता रहा। फिर वह चीन चला गया। 5 वर्षों के अंतराल के बाद वह पुनः भारत आया और 2-3 वर्ष रहकर उसने वैदिक साहित्य तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन तथा अनुवाद किया। उसके वृत्तांत के अनुसार नालंदा में विशालकाय विश्वविद्यालय परिसर था, जिसमें 5 संघाराम थे। एक नए संघाराम का निर्माण कार्य सम्राट हर्षवर्धन की ओर से तब किया जा रहा था। सभी संघाराम एक ऊंची दीवार से घिरे थे। उनके मध्य में विद्यापीठ स्थित था। ऊंची दीवारों से सटे 8 आयताकार प्रकोष्ठ थे, जिनमें कक्षाएं लगती थीं और आचार्यों के व्याख्यान होते थे। दूसरी ओर कई वेधशालाएं और कार्यशालाएं के भवन थे, जिनमें तरह तरह के यंत्र लगे थे। उनसे जलवायु के अलावा ग्रह नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त की जाती थी। बिहार से अलग एक 4 मंजिला छात्रावास का भवन था, जिसमें 5000 से अधिक छात्रों के निवास की व्यवस्था थी। ऐसा अनुमान है कि तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 से अधिक विद्वान आचार्य और प्राचार्य थे, जो वेद पुराण और बौद्ध दर्शन के अलावा गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, न्याय दर्शन, चित्रकला आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा देते थे। उस समय विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य उद्भट विद्वान शीलभद्र थे। उन्हें 16 भाषाओं का ज्ञान था और वे अनेक विधाओं के पारंगत आचार्य थे। गौरवमयी नालंदा विश्वविद्यालय ने अनेक ऐसे दार्शनिकों को प्रशिक्षित किया था जो आज भी महिमा मंडित हैं। इन विद्वानों में अश्वघोष, नागार्जुन, प्रभाकर मित्र, असंग, शीलभद्र, पद्म संभव, वसुवधु आदि उल्लेखनीय हैं। इस विशाल विश्वविद्यालय में रहने वाले आचार्यों, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की संख्या 10,000 से ऊपर थी। उनके लिए मगध सम्राट ने रहने और भोजन की विशेष व्यवस्था की थी। वहाँ की व्यवस्था नालंदा के चारों ओर 100 गांवों से प्राप्त आय से की जाती थी। वैनसांग के बाद एक दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग भी नालंदा आया था। उसने नालंदा में ही रहकर शिक्षा और विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित प्रमुख पुस्तकालयों का विशेष रूप से उल्लेख किया था। उसके अनुसार वहाँ 3 मुख्य पुस्तकालय थे: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें सबसे ज़्यादा बहुमूल्य ग्रंथ और पांडुलिपियाँ सिलसिलेवार रखे हुए थे। तब पुस्तकालयाध्यक्ष कोई वरिष्ठ आचार्य होता था। इन पुस्तकालयों में पांडुलिपियों तथा प्रतिलिपियां तैयार करने में अनेक भिक्षु तथा कर्मचारी कार्यरत रहते थे। वैनसांग ने नालंदा में रहकर करीब 700 ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की और उन्हें ज्ञान की बहुमूल्य धरोहर मानकर अपने देश चीन ले गया। उसी परंपरा में इत्सिंग ने भी प्रतिलिपि लेखन का कार्य किया और वैदिक तथा बौद्ध साहित्य के 400 ग्रंथों की प्रति सहेजकर चीन ले गया। लेकिन हर उत्कर्ष के पीछे उसका पराभव छिपा रहता है। संपूर्ण संसार में ज्ञान की प्रखर ज्योति फैलाने वाले विद्या केंद्र का भी अचानक पतन हुआ। सन 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने मगध पर आक्रमण किया और राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना,
के अलावा कई मंदिरों, मठों और बौद्ध विहारों को ध्वस्त कर दिया। उसी अभियान में नालंदा महाविहार और विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, मूर्ति पूजा के विरोधी उसके सैनिकों ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पुस्तकालय में आग लगा दी, जिससे महीनों तक वहां की पुस्तकें और पांडुलिपियां धूं धूं करके जलती रहीं। काल का क्रूर चक्र चलता रहता है, कभी उत्थान तो कभी पतन। इसी क्रम में प्रायः पुनर्निर्माण की स्थिति भी आती है। इसी क्रम में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के सैकड़ों साल बाद विख्यात पुरातत्ववेत्ता सर कनिंघम ने इस प्राचीन विद्यापीठ के स्थल को खोज निकाला और प्रकांड इतिहासकार पंडित हीरानंद शास्त्री ने अथक प्रयास करके नालंदा के प्राचीन ध्वंसावशेष को सन 1916 में ढूंढ निकाला। यही आज नालंदा के नाम से मशहूर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र तथा राज्य सरकार का ध्यान इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर गया। सन 1951 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना की गई, जिसमें बौद्ध दर्शन और पाली भाषा तथा साहित्य पर अनुसंधान कार्य आरंभ किए गए। बाद में जापान, चीन, श्रीलंका और इंडोनेशिया ने भी इस संस्थान के विकास में यथोचित योगदान दिया। अब नव नालंदा विहार को विश्वविद्यालय के समकक्ष मान्यता प्राप्त की गई है। वहाँ भारत सरकार ने विशाल भवन तथा सुंदर संग्रहालय का निर्माण किया है। नालंदा अब केवल प्राचीन विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष नहीं है, बल्कि एक सुंदर पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो चुका है। यहाँ देश विदेश में हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण के लिए आते हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा एक दर्शनीय स्थल के रूप में भी अब विकसित हो गया है। आज की आवश्यकता है कि फिर से नालंदा जैसे ज्ञान केंद्रों की स्थापना हो, जहां पर विद्वानों एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गढ़ा जा सके। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक फकीर को एक सोने की मोहर मिली। उसने यह निश्चय किया कि जो सबसे गरीब होगा उसे ही यह मोहर दूंगा। बहुत ढूंढने पर उसे कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन उसे पता लगा कि अपने देश का राजा पड़ोसी देश के राज्य को छीनने जा रहा है। फकीर ने वह मोहर राजा को दे दी। राजा ने इसका कारण पूछा तो वह बोला, हमने इस मोहर को सबसे गरीब व्यक्ति को देने का निश्चय किया था, इसीलिए आपको दी है। राजा बोला, मेरे पास न धन, राज्य, सेना आदि सब कुछ है, फिर मैं सबसे गरीब कैसे हुआ? फकीर बोला, आपके पास इतना सब कुछ होते हुए भी आप पड़ोसी राज्य को हड़पने जा रहे हैं, फिर आपसे ज़्यादा गरीब कौन होगा? राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने सेना को लौटने की